नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग अभी जस्ट पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन, जो सिंपल कोरिलेशन होता है, उसकी लिमिट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़। अब इस क्लास में हम लोग सबसे पहले तो चर्चा करेंगे स्कैटर डायग्राम की, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक और GSO वाला जो है, यहाँ पे आप GSO ASO करके सर्च करेंगे, आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जो GSO ASO के लिए स्पेशली बनाया गया है। फिर से L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, तो दिस लोगो के साथ एक आपको ऐप मिलेगा जिस पे आप रजिस्टर करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास टर्म आया है कि ये तो हमारा पहले से ख़त्म हो गया था ये पोर्शन। कोरिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन में सिंपल कोरिलेशन की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आज की क्लास में स्कैटर डायग्राम, और उसके बाद रैंक कोरिलेशन, और उसके साथ साथ जो अगर मतलब टाइम रहा तो मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन, या फिर अगली क्लास में देखेंगे फिर मल्टीपल पार्शियल और उसके साथ रिग्रेशन, और फिर एक क्लास में अगली एक आध क्लास में, एक दो क्लास में एट्रीब्यूट्स थ्योरी। तो मतलब मान के चलिए कि आगे 2 से 3 क्लास में आपका ये पोर्शन फाइनल हो जाएगा। और अब इसके बाद हम लोग आइए स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले स्कैटर डायग्राम की। तो स्कैटर डायग्राम एक तरीके का डायग्राम होता है जो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम में जो हमारा डेटा होता है वो 2D प्लेन में, XY प्लेन में विस्तारित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम the data is distributed in XY plane, in XY प्लेन। ठीक है, XY प्लेन का मतलब XY जो एक्सेस होता है, XY एक्सेस के करस्पॉन्डिंग जो आपका XY प्लेन होता है, उसमें ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। ऐसे डेटा XY प्लेन में हर जगह विस्तारित होता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है स्कैटर डायग्राम में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये डेटा स्कैटर्ड है मतलब यहाँ वहाँ वितरित है, छितराया हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ वहाँ डेटा जो है उसी को कहते हैं कि ये हमारा स्कैटर डायग्राम है। अब स्कैटर डायग्राम और सिंपल कोरिलेशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उस केस की हम बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे नोट या रिमार्क करके ही लिखिएगा। रिमार्क में पहला नंबर, इफ r बराबर 0, मतलब कोरिलेशन अगर हमारा 0 हो, तो उस केस में देन in this case the data in xy plane scattered randomly। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पर जब हमारे पास XY प्लेन बनाएंगे, इसमें हमारा डेटा कहीं भी पड़ा रह सकता है, कोई एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा r का मान 0 होगा। ठीक है, जब कोरिलेशन हमारा 0 होगा तो उस केस में हमारे पास, आपको बताया भी था कि जब हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है तो उस केस में हमारे पास जो डेटा होता है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, दे आर अनकोरिलेटेड कंप्लीटली। ठीक है,
तो इस केस में हमारे पास यहाँ वहाँ डेटा यहाँ पे पड़ा रहेगा और डेटा में कोई किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे दूसरा केस होता है कि अगर हमारा r ग्रेटर देन 0, चूँकि हमने कोरिलेशन की लिमिट बताई है -1 से 1 के बीच में लिमिट होती है, तो अब अगर r ग्रेटर देन 0 हो, मतलब क्या कि पॉजिटिव अगर एसोसिएशन हो, सॉरी पॉजिटिव कोरिलेशन हो, तो उस केस में कैसा होगा हमारा डेटा, r ग्रेटर देन 0, then there is a positive correlation between x and y। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसमें डेटा हमारा एक्स के बढ़ने पर हमारा डेटा जो होगा वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेटा जो होगा ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, ये डॉटेड पॉइंट जो है ये है हमारे डेटा का पैटर्न। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक, ये मतलब एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल जो यहाँ पे 45 डिग्री पे जो एक लाइन होती है उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब उसमें डिपेंड करेगा कि आर का मान कितना है। आर का मान अगर +1 हो जाए तो ये एक लगभग ये 45 डिग्री के आसपास की लाइन होती है, उसी की जस्ट बहुत ही क्लोजली कंसंट्रेटेड होगा ये डेटा हमारा। लेकिन आर का मान अगर 0.1 है, 0.2 है, तो ये थोड़ा सा इसका फैलाव इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे r ग्रेटर देन 0 का मान दिखाया गया है, इसलिए ये डेटा इस तरीके से कुछ शो किया गया है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में जो हमारी लाइन होगी 45 डिग्री की, उसी के आसपास ये डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या स्कैटर्ड होगा। लेकिन जब हमारा मान 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब r का मान 0.2 0.3 इस तरीके से है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिखराव ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये किसका केस है, r ग्रेटर देन 0 का। अब अगला केस हम देखते हैं। अगला केस हमारे पास क्या है, तीसरा, कि इफ r लेस देन 0 देन देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में इस बार हमारे पास निगेटिव एसोसिएशन होगा, तो सॉरी कोरिलेशन होगा, एसोसिएशन तो मान लीजिए एट्रीब्यूट्स थ्योरी में आएगा। निगेटिव एसोसिएशन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारे x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा। तो ये इस केस में हमारे पास डेटा जो है इस लाइन के आसपास हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये डेटा हमारा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये मतलब निगेटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है। निगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि जब एक वेरिएबल हमारा बढ़ रहा हो तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, और जब हमारा x एक्सिस इधर बढ़ रहा है तो y का मान घटता चला जा रहा है। तो इस केस में हमारे पास r लेस देन 0 होगा। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि इस तरीके का अगर 3 डायग्राम आपको बना दे, एक ये बना दे, एक ये बना दे और एक ये बना दे, और पूछ ले कि किसमें पॉजिटिव एसोसिएशन है, सॉरी पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि x के बढ़ने पर y का मान बढ़ रहा है। अगर वो श्योर है बढ़ेगा ही, तब तो वहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा मतलब स्पीड जो है बढ़ने की वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उस केस में हमारे पास वो पॉजिटिव कोरिलेशन तो होगा लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्कैटर डायग्राम का संबंध कोरिलेशन के साथ, जो सिंपल हमारा कोरिलेशन है उसके साथ। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन पे, जो हमारे पास, या सबसे पहले इससे पहले एक रैंक कोरिलेशन देख लेते हैं, तब मल्टीपल पार्शियल पे आते हैं।
तो हेडिंग डालिएगा रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन क्या होता है कि जब हमारे पास हम उन डेटा, जैसे अभी हमारे पास जो सिंपल कोरिलेशन था, इसमें हमारे पास डेटा का मैथमेटिकल मेजरमेंट पॉसिबल होता है। अगर हमारे पास मैथमेटिकल मेजरमेंट पॉसिबल ना हो, मतलब हमारे पास डेटा क्वालिटेटिव हो, तो उस केस में हम रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं। मतलब कि ऐसा डेटा, रैंक कोरिलेशन इज यूज्ड इन दैट केस वेयर द data is not measurable mathematically, that is it means the data is qualitative data and whose measurement is not possible mathematically। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पे जो रैंक कोरिलेशन का हमें मान फाइंड आउट करना है या किस केस में अप्लाई करना है, इतने से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपका क्वालिटेटिव डेटा के केस में हमारे पास इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या कि the rank correlation is used, the rank correlation is used in case of qualitative data, qualitative data, that is the data is not measurable, the data is not measurable। ठीक है, अब इसमें अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशन हो, लेट n be the number of observations, then the rank correlation is defined as, ठीक है, defined as रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन i बराबर 1 to n डी आई स्क्वायर अपान n माइनस 1। ये हमारा रैंक कोरिलेशन का फार्मूला होगा। ठीक है, जहां पर डी आई क्या है, जहां पर हमारा डी आई क्या है, वेयर डी आई इज इक्वल टू दोनों रैंक्स के बीच का डिफरेंस, मतलब एक्स आई और वाई आई के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रैंक डी आई का मान होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट होती है कि हमारे पास जो n ऑब्जर्वेशंस है, मान लीजिए कि हमारे पास 100 लोग हैं और उनकी हमें नंबरिंग करनी है। ध्यान में रखना कि हम क्वालिटेटिव डेटा है, हमारे पास मेजरमेंट नहीं हो सकता, तो उनकी ऑर्डरिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और उसमें 100 मेंबर आए हुए हैं, तो 100 मेंबर को हम क्या करेंगे, कोई एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोई एक पैरामीटर पहले डिसाइड करेंगे कि उनकी लंबाई हमें लेनी है, या लंबाई तो मेजरेबल होती है। सपोज करिए कि उनकी जो स्किन टोन है वो चीज़ हमें पहले कंसीडर करनी है। तो स्किन टोन का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि ये 3 किलो गोरा है, 4 किलो गोरा है, 5 किलो गोरा है, ऐसा होता नहीं। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास उसकी ऑर्डरिंग होती है उसकी हम ऑर्डरिंग करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा गोरा है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, इस तरीके से 100 के 100 जो कैंडिडेट हैं उनका हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो ये ऑर्डरिंग हो गई एक के पैटर्न पे। दूसरा कोई हम क्वालिटी ले लेते हैं कि मान लीजिए स्किन टोन के स्थान पे उनके बोलने की क्वालिटी, उनकी आवाज़ की क्वालिटी भी मेजरेबल नहीं होती है। उसमें एम्पलीट्यूड और हम पिच वगैरह तो कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन हम आवाज़ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग लता मंगेशकर का या किशोर कुमार का या इन सब के गाने सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, वहीं एक आप गाना गाइए तो ऐसे लगेगा कि जैसे सबसे गंदा मैं ही गाता हूँ। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये हर आदमी के साथ होती है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी, सबके साथ यही होगा। तो यहाँ पर आवाज़ की जो क्वालिटी होती है ना, कि वो
मेजरेबल चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए आवाज़ की क्वालिटी के बेस पे हम उनका अगर अरेंजमेंट करें तो वो अलग पैटर्न आएगा। ऐसा ऐसा कहीं रिलेशन नहीं होता कि जिसका स्किन टोन अच्छा है उसका आवाज़ भी अच्छी हो। तो इसलिए वहाँ पर पैटर्न क्या होगा, फिर से अलग हो जाएगा। 100 के 100 लोगों का जो नंबर होगा, स्किन टोन वाला जो नंबर होगा या जो ऑर्डरिंग का नंबर होगा, वो इस केस में ऑर्डरिंग का नंबर अलग हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे ये एक वेरिएबल होगा, ये दूसरा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इस केस में, या जैसे दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है, तो सिंगल वेरिएबल के लिए भी मतलब स्किन टोन का ही केवल लेके एग्जांपल हम दोनों अलग अलग डेटा का एसोसिएशन या कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले को सबसे पहली बात स्पीयर्स मान ने दिया था, तो इसी को हम लोग स्पीयर्स मान रैंक कोरिलेशन फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। यही फार्मूला हमारा स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला होता है। अब बात आती है कि इसकी लिमिट क्या होती है, और जब हमारे पास, ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमारे पास समेसन आई डी आई का मान 0 होता है, क्योंकि उस केस में जब हमारे पास 1 से 100 तक नंबर लेंगे, चाहे x का ले चाहे y का, तो दोनों का मीन बराबर आएगा। तो ये हमारा डी आई का मान हमेशा 0 होता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ डी आई स्क्वायर है, ये 0 कभी नहीं होगा। तब तक 0 नहीं होगा जब तक दोनों ऑब्जर्वेशन बराबर ना हो जाएं, x और y। हर एक स्टेप पे अगर ये बराबर हो जाते हैं तब ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो डी आई का मान, ये कैलकुलेशन जब हम लोग प्रैक्टिकल बीएससी का बताते हैं, बीएससी का प्रैक्टिकल कराते हैं, तो उस केस में पहले यही चेक किया जाता है कि आपका डी आई का मान अगर 0 आ रहा तो डेटा, मतलब जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है। तो इस तरीके से हमारे, अच्छा ये एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखनी होती है कि स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन में ये स्टेप्स इतने वैलिड होते हैं। अब हमारे पास रैंक की बात आई, तो हमारे पास ये जो मान है, ये इसकी लिमिट, जो हमारे पास इसकी लिमिट है रो की, इसको रो से हम डिनोट कर रहे हैं, रो की जो लिमिट है वो लिमिट क्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मान सबसे मैक्सिमम होगा जब ये मान पूरा ये मान मिनिमम होगा, और ये मिनिमम मान हमारा डी आई का मान 0 हो, तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। डी आई का मान 0 रख दिया हर एक के लिए, तो इसका मान +1 हो गया। और अगर यही केस जस्ट डी आई का मान अपोजिट हो जाए, मतलब मैक्सिमम हो जाए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए, कि ये एक वेरिएबल, एक में टॉपर है, एक में सबसे लूजर है, एक में पहली रैंक लाया, एक में अंतिम रैंक लाया, तो उस केस में हमारे पास जो डी आई का डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, और उस केस में हमारा ये मैक्सिमम होगा, तो 1 में से मैक्सिमम चीज़ घटाएंगे तो रो का मान मिनिमम आएगा, और उस केस में हमारे पास रो की मिनिमम लिमिट आएगी, दैट इज -1 आती है। तो ये चीज़ अब हम यहाँ पे रिमार्क में लिख रहे हैं या नोट में लिख रहे हैं कि द लिमिट ऑफ स्पीयर्स मान रैंक कोरिलेशन इज रो की लिमिट -1 से 1 तक। ये स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन की लिमिट होती है। अब एक चीज़ और कई बार पूछा गया, ये लिमिट तो पूछी ही गई है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब हमारे पास रैंक सेम हो जाए, अगर रैंक रिपीट होने लगे, तो उस केस में हमारे पास जो भी फार्मूला है समेसन डी आई स्क्वायर वाला, ये वाला, इस फार्मूले में समेसन डी आई स्क्वायर में एक टर्म हम एम स्क्वायर -1/12 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग को मतलब विशेष ध्यान देना है कि जब हमारे पास रैंक रिपीट हो रही हो, तो इफ द रैंक of x and y is repeated,
then a term m square minus 1 upon 12 is added to summation I बराबर 1 to n di square for each repeated rank, each repeated rank in x and y वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जितनी रैंक रिपीट करेगी, मतलब जितनी बार रैंक रिपीट करेगी उतनी बार हम एम स्क्वायर माइनस 1/12 का टर्म समेसन डी आई स्क्वायर में ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समेसन डी आई स्क्वायर में ऐड करेंगे, बाकी में नहीं। तो हम लिख के इसको बता रहे हैं क्या फार्मूला हो जाएगा। तो इस केस में देन इन दिस केस रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 6, यहाँ पर लिखेंगे समेसन आई बराबर 1 to n डी आई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1/12 अप टू जितनी बार ये रिपीट होगी अपान एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा रैंक कोरिलेशन का नया फार्मूला। ठीक है, ये रिपीटेड रैंक के केस में होता है जब आपकी रैंक रिपीट हो रही हो। ठीक, ये हो गई आपकी रैंक कोरिलेशन और उसकी लिमिट। अब इसके बाद आपके पास जो अगला टर्म होता है वो मल्टीपल कोरिलेशन का होता है। और मल्टीपल कोरिलेशन किस तरीके से आता है, ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें रैंक कोरिलेशन में इतनी ही पूछी जाती हैं, इसलिए नॉर्मली यही बताया गया है। और उसके बाद जो भी टर्म इसमें आते हैं रैंक कोरिलेशन में वो बहुत आपके मतलब के नहीं हैं। अगर कोई चीज़ हमें लगेगी तो उसको प्रैक्टिस सेट वाले जब रैंक कोरिलेशन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन 3 वेरिएबल के लिए आपके पास है, तो 3 वेरिएबल का ही नॉर्मली पढ़ाया जाता है हर जगह। एन वेरिएबल्स का एमएससी वगैरह के सिलेबस में आता है, तो एमएससी से बहुत मतलब नहीं है आपका। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन देखिए होता क्या है, इसको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल जो आप लोगों के रियल लाइफ में गुजरता है उसको समझिएगा कि जो मल्टीपल कोरिलेशन होता है वो एक ग्रुप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का प्रभाव किसी एक वेरिएबल पर देखता है। मतलब ये कहने का कि अगर आपके पास मान लीजिए क्लास है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक क्लास है, बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पर एक आदमी है, ये भी इसी क्लास से बिलोंग करता है। कोई भी XYZ आपका सगा संबंधी हो सकता है, कोई आपका फेवरेट हो सकता है। तो ये यहाँ पे इस वेरिएबल पर, इस आदमी पर बाकी सभी का प्रभाव, क्या प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, सभी का प्रभाव जो होगा उसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन है। ठीक है, मतलब हमारे कहने का ये कि द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑन ए सिंगल वेरिएबल इज नोन एज मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये इसको हम हटा दे रहे हैं अभी के लिए, फिलहाल अभी फिर से बताते हैं आपको कि द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ variables, the joint effect of a group of variables on a single variable is known as multiple correlation। ठीक है, इज नोन एज मल्टीपल कोरिलेशन। और इस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस होंगे, जो हमारे पास जो तरीका होगा, इसमें क्या होगा कि ढेर सारे लोग यहाँ पर एक ग्रुप में पड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ढेर सारे लोग हैं
और किसी एक आदमी पे अपना सभी लोग प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक आदमी पे, तो उस केस में आपके पास जो ये टर्म आएगा, जो इनका ज्वाइंट इफेक्ट इस पे होगा, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं ये हमारा मल्टीपल कोरिलेशन है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑन ए सिंगल वेरिएबल इज नोन एज मल्टीपल कोरिलेशन। अब हमारे पास बात आती है कि 3 वेरिएबल का जब हमारे पास केस हो, तो उस केस में हमारे पास करते क्या है हम लोग कि इन ट्राई वेरिएबल कंडीशन या केस let x1 x2 and x3 be three random variables then the joint effect of x2 and x3 on x1 is denoted by इसको कैपिटल R1.23 लिखते हैं, ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ इनका ऑन 1। x2 और x3, ये 2 और 3 x2 x2 के लिए, 3 x3 के लिए, 1 और x1 के लिए, तो ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ x2 and x3 on x1 is known as multiple correlation and denoted by R1.23 and is defined as R1.23 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान में रखिएगा इसको कैसे लिखते हैं। इसको लिखते इस तरीके से है कि R का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन, फिर तीसरे के साथ रिलेशन, 1 का दूसरे के साथ, 1 का तीसरे के साथ रिलेशनशिप, और फिर उसके बाद 1 में इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। मतलब क्या कि यहाँ पे R एक्स वाई लिखते थे, ये सिंपल कोरिलेशन है, R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस अब इनके बीच में जितना भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं क्या है, R12 R13 R23 अपॉन 1 माइनस ये जो डॉट के बाद के जो वेरिएबल्स होते हैं इनके सिंपल कोरिलेशन। ये आपका मल्टीपल कोरिलेशन का फार्मूला होगा। इसी तरीके से लिखा जाता है कि R1.23 का स्क्वायर दो वेरिएबल्स का ज्वाइंट इफेक्ट ऑन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है, एक फूल दो माली वाली स्थिति, ठीक है, तो एक फूल दो माली वाली स्थिति है यहाँ पे। तो यही यहाँ पे ज्वाइंट इफेक्ट इनके ऊपर हमें देखना होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारा x2 पर x1 और x3 का प्रभाव, अगर हमें कुछ इस टाइप से लिखना हो, मतलब कि द ज्वाइंट इफेक्ट, मान लीजिए इसको फार्मूले को हम अदर वेरिएबल के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ x1 एंड x3 ऑन x2 इज, तो ये इसको लिखेंगे R2.13 स्क्वायर, 13 का प्रभाव ऑन x2, ये इसको लिखेंगे क्या, R यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, 2 1 को 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 स्क्वायर प्लस R23 स्क्वायर माइनस अब जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हों R12 R13 R23 अपान 1 माइनस यहाँ पे जो डॉट के बाद का टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें सिमिलरली R3.12, तीसरे पर पहले और दूसरे का प्रभाव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R31 को 13 लिख सकते हैं, प्लस R32 या 23 एक ही चीज़ है,
माइनस जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हों 1 2 1 3 2 3 अपान 1 माइनस R12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन होता है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब हो गया कि ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑन ए सिंगल वेरिएबल इज नोन एज मल्टीपल कोरिलेशन। अब इसकी लिमिट और अन्य चीज़ों की बात होती है, तो इसको लिखिए यहाँ पर रिमार्क। रिमार्क पहला कि द लिमिट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन इज R1.23 का मान 0 से 1 के बीच में रहेगा हमेशा। या तो प्रभाव 0 पड़ेगा या तो पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा मामला। और अगर 0 प्रभाव रहा तो इसका मान 0 हो जाएगा, अगर पूरी तरह प्रभावित हो गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा केस कि इफ R1.23 बराबर 0 देन द ज्वाइंट इफेक्ट किसका? दूसरे और तीसरे वेरिएबल का, मतलब x2 एंड x3 ऑन किस पर? x1 इज 0। ठीक है, और अगर इसमें 1 हो जाए इसका मान, इफ R1.23 बराबर 1 हो जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा? देन द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3 ऑन x1 इज, एक सेकेंड, द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ x2 एंड x3 ऑन x1 इज परफेक्ट। और ये कह सकते हैं कंप्लीटली अफेक्टेड। सॉरी, अफेक्टेड नहीं, इफेक्टेड लिखो इसको। कंप्लीटली इफेक्टेड बाई x2 एंड x3। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आप लोग भी नौकरी से पहले मल्टीपल कोरिलेशन 1 मत कीजिएगा, 0 रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी से पहले अगर ये 1 हो गया मल्टीपल कोरिलेशन तो संकट उत्पन्न हो जाएगा, सिलेक्शन में बाधा आ सकती है, फिर आपको शनि की 7.5 शनि की 82.5 का सामना करना पड़ेगा, या इस तरीके की और भी दुविधाएं आपके जीवन में आएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा इनसे मल्टीपल कोरिलेशन अपने जीवन में ना 0 रखिए ना 1 रखिए, न किसी से कंप्लीटली प्रभावित होइए और ना ही किसी से पूरी तरह मतलब एक तरीके से डिसज्वाइंट होइए, मतलब ना तो 0 आप होइए और ना ही 1 होइए। ठीक है, मीडियम मार्ग सबसे अच्छा होता है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे आई मल्टीपल कोरिलेशन की। इसके बाद एक यहाँ पे एक टर्म और होता है, एक रिमार्क में और होता है यहाँ पे कि R1.23 का जो मान होता है ये हमेशा इनके अलग अलग कोरिलेशन के बराबर होता है। इनके अलग अलग कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन से बड़ा होता है। ठीक है, ये कामा है कि R1.23 का जो मान आएगा वो इनके अलग अलग जो सिंपल कोरिलेशन होगा उनसे ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका मल्टीपल कोरिलेशन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पार्शियल कोरिलेशन में। फिर पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं पार्शियल कोरिलेशन। यहाँ पर हम ज्वाइंट इफेक्ट देखते हैं मल्टीपल कोरिलेशन में। मल्टीपल कोरिलेशन में हम ज्वाइंट इफेक्ट देखते हैं, एक ग्रुप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का ज्वाइंट इफेक्ट ऑन ए सिंगल वेरिएबल। पार्शियल कोरिलेशन में इसका थोड़ा सा अपोजिट करते हैं, थोड़ा सा हटके करते हैं
कि द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ टू मतलब दो रैंडम वेरिएबल्स या दो लोगों के बीच का कोरिलेशन बाकी को इग्नोर करते हुए, मतलब ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इज इग्नोर्ड बाय द करस्पॉन्डिंग सिंपल कोरिलेशन बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर दो लोग हैं ए एंड बी, तो और इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन हमें देखना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है इन सब के प्रभाव को इग्नोर करते हुए। ठीक है, तो होता नहीं कि दो लोगों के बीच में क्लास में कोरिलेशन बनता है तो बाकी क्लास हूटिंग करती है, हल्ला मचाते हैं, तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए यहाँ पे हमें कोरिलेशन देखना होता है, बाकी लोग मज़े लेते हैं, तो उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए, उन चीज़ों को इग्नोर कर, ध्यान दीजिएगा स्टैटिक्स में ही हम फिलॉसफी बता दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखना होता है कि यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन, उनके रिलेशन बाकी दुनियादारी को इग्नोर करते हुए। तो बाकी दुनियादारी को हम इग्नोर करते हुए जब इनके रिलेशन की बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या कि द कोरिलेशन between two variables by ignoring the joint effect of a group of random variables। ठीक है, is known as partial correlation। ठीक है, अब ये डिफाइन कैसे होता है अब इन ट्राईवेरिएट का देखते हैं, तो लिख लेते हैं कि इन ट्राईवेरिएट लेट x1 x2 and x3 be the three random variables, then the partial correlation पार्शियल कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में देखते हैं, पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन x1 and x2 by ignoring the effect of x3 is denoted by ये स्मॉल r से डिनोट किया जाता है R12.3 and is defined as। अब यहाँ पर देखिए इसका ये डिफाइन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं हम क्या कि R12.3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं R12 माइनस R13 R23 अपान 1 माइनस R13 स्क्वायर और 1 माइनस R23 स्क्वायर। ये इस तरीके से डिफाइंड होता है। कैसे, इसका पैटर्न समझिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ जो मेन रैंडम वेरिएबल है जिनके बीच का हम ज्वाइंट इफेक्ट देख रहे हैं उसका सिंपल कोरिलेशन, फिर इसके बाद इन दोनों का इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा R13 R23 का, फिर इन्हीं दोनों को 1 माइनस में स्क्वायर के टर्म में। ठीक है,
अब इसी तरीके से अगर आपको R1 यहाँ पे 13 या 23.1 या इस तरीके से कुछ और देखना हो, उसको कैसे लिखेंगे? तो हम आगे पेज पे लिख रहे हैं कि R13.2 अगर आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो हमें पहले मेन वेरिएबल है, फिर इसके बाद इन दोनों का इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 का बनेगा और 2 3 का बनेगा, और यही चीज़ यहाँ पे 1 माइनस में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे R23 लिखें, 23.1 लिखें, तो ये क्या हो जाएगा? R23 माइनस R13 अपॉन 1 माइनस R12 का स्क्वायर और 1 माइनस R13 का, ये हमारा हो जाएगा पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, एक यहाँ पे एक ये है कि ये अंडर रूट में होता है, ये सभी मान यहाँ पे अंडर रूट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि दो लोगों के बीच का कोरिलेशन तीसरे को इग्नोर करते हुए, ठीक है, समझ रहे हैं? दो लोगों के बीच का कोरिलेशन तीसरे को इग्नोर करते हुए, ऐसा अक्सर होता है आप लोग की लाइफ में जो है, ज़्यादातर एग्जाम्पल यही वाले हमें जहाँ तक मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अपने जीवन में कोशिश करिए कि इनसे दूरी बनाए रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी, परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी, और कैरियर के लिए भी, सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब इसकी हमारे पास बात आई, फिर जैसे हम पार्शियल कोरिलेशन पे आ ही गए, तो अब इनकी बात होती है कि इनकी जो है लिमिट्स वगैरह क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो इनकी जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इनकी जो लिमिट्स आती हैं, एक सेकेंड, इनकी जो लिमिट्स आती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आती हैं। कैसे? कि जो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन हम लिख रहे हैं, या तो उनके बीच कंप्लीट कोरिलेशन को तीसरे का प्रभाव जो है वो या तो 0 होगा या फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, कुछ चीज़ें इसमें मैं ढूंढ रहा था, ढूंढने पर मिल नहीं रही थी। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है, ये भी किसी पेपर में था, और ये जो है चलिए छोड़िए, बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल दिखा था। एक सेकंड यहाँ पे मोबाइल में देख लेते हैं, शायद इसमें तो नहीं रह गया। वो क्वेश्चन जो है हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए कि वो कई बार पूछा गया है, और इसी के बाद जो है ठीक है, इसमें पार्शियल कोरिलेशन की जो है जो वैल्यूज़ दिख रही हैं वो दिख नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल जो भी हो। तो फिलहाल हमारे पास जो ये मान आए हुए हैं, इन मान को हम देखते हैं, इनके कोरिलेशन को देखते हैं, और बाकी क्वेश्चन ये दिख नहीं रहा, तो चलिए अब ये जब मिलेगा तो हम इसको कोशिश ये करेंगे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट में डालें फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस सेट में ही डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा, इसलिए इसको
चलिए नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा तो क्या ही कर सकते हैं। कुछ हमें जो याद आ रहा है कि उसमें दोनों के बीच में कुछ पार्शियल कोरिलेशन का एक ऐसा एग्जांपल था कि उसमें दोनों के बीच का कोरिलेशन दिया था, मतलब ये कहने का कि R12 R13 या R23 इस तरीके से मान दिया गया था और इसका मान कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो वो हम सोच रहे थे दिख जाता तो उसका कहीं पे कैलकुलेशन कर लेते। बस इसमें क्या है कि इसका मान दे दिया जाएगा, इसका 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 दिया जाएगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए हम उसको देख रहे थे। तो हालांकि चलिए अब यहाँ पे हम लोग नोट देखते हैं, इसकी लिमिट वगैरह। नोट, तो इसमें क्या हो जाएगा, द लिमिट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन इज R12.3, चाहे जो भी हो सबकी लिमिट -1 से 1 के बीच में ही जाएगी। ठीक है, अब बाकी कोरिलेशनशिप वही रहेगा कि जो मान यहाँ पे अगर R12.3 का मान -1 है तो कम्प्लीटली मतलब निगेटिव कोरिलेशन होगा, और R12.3 का मान अगर 1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा इस केस में। ज़्यादातर इसमें जो आपके पास मल्टीपल कोरिलेशन में पूछा गया है मान, वो यही मान इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, लिमिट से ही रिलेटेड आए हैं। ठीक है, तो ये आज की अब क्लास हुई, और अगर कुछ इसमें जो पोर्शन छूटा हुआ है, अगर कुछ हमें लगेगा कि इसमें कुछ छूट गया है या जो क्वेश्चन हमें ढूंढ रहे थे अगर मिल जाएगा तो वो अगली क्लास में हम उसको सॉल्व कराएंगे, और अगली क्लास में हम लोग रिग्रेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट्स थियरी पे आएंगे। ठीक है, तो फिर से ये 11 क्लासेस, टेलीग्राम ग्रुप और संपर्क का सूत्र, ये है हमारा संपर्क का सूत्र। ठीक है, 21-15 लास्ट में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।